जी, इस कविता का 1936 के पहले प्रेमचंद लिखे थे, तब से लेकर के आज तक उस पर कोई इस तरीके का प्रतिवाद नहीं हुआ। और वाल्मीकि जी भी यह कविता 1981 में लिखे थे। वाल्मीकि जी को क्या इसका आभास रहा होगा कि उनके मरने के बाद अमृत काल में 75 साल पूरा कर लेने के बाद हमारे स्वाधीनता काल को और इस तरीके का विवाद खड़ा होगा। और ऐसा विवाद कोई ऐसे लोग नहीं खड़ा करेंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पार्टी से ही आवाज आएगी। और उसमें कैसे कैसे लोग भर दिए गए कि माने आरजेडी के मनोज झा की बात का आरजेडी के सांसद विरोध कर रहे हैं। उतना ही नहीं, अभी कल एक संजय झा कोई है, वो वहां के मंत्री हैं जदयू के, उन्होंने भी सीख दी है कि ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे भावनाएं आहत हो किसी की। तो ये हम कहां पहुंच चुके हैं आज की तारीख में। और कवित्व धर्म का संवेदना से इतने संवेदनशील ये अपने संसद को बना दिए। लक्ष्मण यादव जी, आपकी टिप्पणी। बहुत धन्यवाद बहुजन संवाद के सभी आयोजकों और श्रोताओं का। पैनल में बहुत वरिष्ठ लोग हैं, आप सबको भी मेरा अभिवादन। हम सारे लोग एक बात को समझते हैं, जानते हैं कि असल में भाषा सबसे बड़ी एक ऐसी टूल की तरह डेवलप खोज की गई है मानव सभ्यता की, जो जिस पर नाज करते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं, मनुष्य के पास एक बेहतर भाषा है जिस भाषा में वो संवेदना को, पीड़ा को, विचार को अभिव्यक्त करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। अब भाषा की खोज, इतिहास, इससे आगे बढ़ करके पूरा एक नया रूप जो विकसित करना हुआ, मनुष्य को मनुष्य के बराबर बनाने का जो स्वप्न देखा गया था उसको पूरा करना हुआ। तो ये तय हुआ कि जो नया भारत हम 1950 के बाद बनाने जा रहे हैं, उसमें हम एक ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाएंगे जो मनुष्य को मनुष्य के बराबर समझेंगी। साहित्य, संगीत, कला को, मानवता को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उस लोकतांत्रिक ढांचे की सभी संरचनाएं ऐसी होंगी कि वह मिल करके एक बेहतर संवाद के, बेहतर दुनिया के ख्वाब की जो भी संकल्पना है उसको पूरा करेगी। और इसकी अगुवाई करने वाली मशाल का नाम भारत का संविधान है। उसने ये कोशिश की कि भाई पहले तो लोग जातियों में पैदा हुए, जातियों में अधिकार मिला, उसके हिसाब से बटे हुए हैं। और लंबा इतिहास तकरीबन 2-2.5 हजार साल का है, विचारधारा का इतिहास है। ये जो मौजूदा विवाद है, इसका समीकरण कुछ और है। इसका समीकरण यह है कि जो सज्जन इस पर विवाद खड़ा किए वो अभी जेल से रिहा हुए हैं। जिनके पुत्र ने चेतन आनंद अभी इससे रिहा होकर के जब पिता आए हैं तो उनको लगा कि भाई राजनाथ सिंह से मिलने तो चले गए, आरजेडी में भी उस तरह से जगह मिल नहीं रही, जदयू में उस तरह जगह मिल नहीं रही। तो अब इस पूरे राजनीति में बीजेपी कैसे, आज भी एक ऐसा स्टेट है बिहार जहां मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं हो पाया। और जब भी सामाजिक न्याय की वहां राजनीति की बात होती है, वो जमीन लोहिया के समाजवाद से शुरू होकर जेपी के आंदोलन से लेकर कर्पूरी ठाकुर की जमीन है, जगदेव बाबू की जमीन है, सामाजिक न्याय आंदोलन की जमीन है, मंडल की जमीन है। तो जब भी बीजेपी सत्ता में आई तो इसी सामाजिक न्याय और समाजवादी खेमे के कुछ लोगों को अपने साथ ली, उन्हें आगे रखी, तब बीजेपी सत्ता में आई। तो जब भी वो सामाजिक न्याय की ताकतें, चाहे वो लालू और नीतीश हो, वो एक साथ हो जाएं, तो वहां इस तरह का कोई मौका नहीं मिलता कि बीजेपी अपनी राजनीति कैसे करेगी। तो उनके मानने वाले लोग, जो उनके विचार के लोग हैं, जो उसमें अपना भविष्य देखते हैं, वो ऐसा कोई भी तीर नहीं चूकने देते जिससे कि लालू, नीतीश, इनके आंदोलन, इनकी पार्टी, इनकी विचारधारा पर हमला न किया जाए और इन्हें डिलेजिटिमाइट करके आपस में लड़ाया न जाए। तो देखिए, राजनीति तो इसकी स्पष्ट है, ये है। और अभी ये सज्जन दिल्ली से राजनाथ सिंह से मिलकर गए
वहां के समीकरण बदल रहे हैं। 2024 के चुनाव में कैसे हम 40 में से 4-5 सीटें इंश्योर कर लें, उसकी कवायद बीजेपी कर रही है, क्योंकि वहां दूसरी तरफ बाकी लोग एकजुट हो गए। तो ये तो उसका राजनीतिक बैकग्राउंड है। इस राजनीतिक बैकग्राउंड में वहां, और वो बिहार की जमीन है, हम जानते हैं डोला प्रथा, वहां बहुत वरिष्ठ लोग पैनल में बैठे हुए हैं, अगर उसमें से कोई भी उत्तर भारत को जानता होगा तो उसे बखूबी पता होगा कि डोला प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा कहां हुई, बिहार में। शादी करके दुल्हन घर जाएगी तो पहले ठाकुर के यहां जाएगी, साफ है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आंदोलन हुआ, समाजवादी खेमे और खासकर कम्युनिस्ट खेमे के लोगों ने रक्त रंजित लड़ाई लड़ी, तब जाकर के ऐसी प्रथाएं बंद हुई हैं। ऐसा है बिहार। जमीन का मालिकाना हक कुछ ही जातियों के पास सबसे ज्यादा था। इवन सीपीआई एमएल का जब लिबरेशन का मूवमेंट चलता था और उन्होंने ये लगाई लड़ी कि भाई अब जमीन का वितरण कैसे होगा, जमीन किससे लेकर किसको बांटी जाएगी, तो सबसे पहले छिटकने वाले वही सामंती लोग थे, जो, क्योंकि ये तय हुआ था कि जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे पहले से है उनसे जमीन हम लेंगे, और जिनके पास बिल्कुल जमीन सदियों से नहीं है हम उनको जमीन देंगे। इसका पूरा मूवमेंट है बिहार की राजनीति में। और जो भी बिहार को जानते हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन को जानते हैं, समाजवाद को जानते हैं। इसलिए जब वहां जातीय संघर्ष एकदम आमने सामने है तो वहां तो कोई और जमीन बचती नहीं। और सामाजिक न्याय की जमीन में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा तमाम लोग एकजुट हैं आज भी बिहार में। हाँ, वोट देने पर वो दाएं बाएं होते रहे हैं, उसका एक अलग समीकरण है। तो ये जो कवायद लड़ी जा रही है, ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक कवायद है जिसको रूप दिया गया। अब इसका साहित्यिक पक्ष जो आपके सवाल में था, कोई भी राजनीति, मुझे किस्सा याद आता है, नेहरू और दिनकर साथ में सीढ़ी से उतर रहे थे और नेहरू का पैर लड़खड़ाता है, दिनकर पकड़ लेते हैं हाथ। नेहरू कहते हैं कि भाई दिनकर तुम न होते तो हम तो गिर गए होते, लुढ़क जाते। दिनकर कहते हैं जब जब राजनीति ऐसे लुढ़केगी साहित्य आकर उसका हाथ थाम लिया करेगा। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो 1932 में ठाकुर का कुआं लिखने वाले प्रेमचंद ने कहा केवल दर्पण नहीं है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अध्यक्षता भाषण में प्रेमचंद कह रहे हैं साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, वो समाज के आगे आगे चलने वाली मशाल है। और उस मशाल से होते हुए, संविधान से होते, जब नई संसद बनी तो नई संसद में एक तरफ क्या देखने को मिला, एक चुना हुआ सांसद दूसरे चुने हुए सांसद के मुसलमान होने पर उसको गालियां दे और आतंकवादी बोल दे। तो भाषा राजनीति की इतनी गिर गई कि आप सदन में खड़े होकर, आप 2019 का शपथ ग्रहण का वीडियो निकालिए, जितने विपक्षी दल के शपथ लेने गए सांसद तो पीछे से नारे लगते गए, रिलीजियस नारे, हूट किया जाता है। जैसे सड़क चौराहे पर नौजवान जो होते हैं ना, बिगड़ैल नौजवान, वो जैसे हूट करते हैं, संसद के भीतर का माहौल अब वैसा कुछ होता जा रहा है, क्योंकि एक नेता, एक व्यक्ति वो इतना बड़ा हो गया है कि वो विष्णु का अवतार हो गया। इस सदन के परिवेश में अब कोई मधुलिमय नहीं है, अब कोई लोहिया नहीं बचा वहां, अब कोई मधुदंडवती नहीं है, रामविलास पासवान नहीं है, शरद यादव नहीं है उस सदन में, कोई जावेद अख्तर नहीं है जो सदन में खड़ा होकर कविता पढ़ता हो कि स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। एक आध कोई मनोज झा है जो अपनी बात कहते कहते कविता के प्रतीकों, बिंबों के जरिए और खुद के डिस्क्लेमर के जरिए कि एक ठाकुर आप में है, एक ठाकुर हम में है, एक न्यायालयों में है, एक सदन में है, संसद की दहलीज पर है, विश्वविद्यालयों में है, हम सबको अपने भीतर के ठाकुर को मारना होगा ताकि एक बराबरी की दुनिया बन सके। अब कविता को राजनीति से हटा देंगे। हिम्मत तो नहीं हुई कि ओम प्रकाश वाल्मीकि से पूछ सकें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का ठाकुर कौन था जिसके लिए वो ये कविता लिख रहे हैं। अगर ये हुआ तो इसने एक चीज इम्तिहान लेना इस समाज के सामने तय किया कि समाज कहां खड़ा है। क्या समाज अपनी राजनीति को कविता के प्रतीकों के बिना अब जीने को तैयार है? अगर ऐसा है तो कबीर की राजनीति कहां जाएगी? तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। कबीर तो फिर गायब हो जाएंगे। तो साहित्य और समाज, इसके बीच का रिश्ता, भाषा का रिश्ता,
साहित्य और समाज और भाषा मिलकर राजनीति की दिशा तय करती हैं। अब राजनीति चाहती है कि वो प्रतीकों बिंबों से परे हट जाए, वो अभिधा में बात करे, जिसमें केवल, और मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं आनंद जी, अगर हम कविता को, प्रतीक बिंब को, व्यंजना की, लक्षणा की पूरी दुनिया को राजनीति से हटा देंगे ना, और हम नागरिक इस सबको चुपचाप होता हुआ देख लेंगे ना, तो राजनीति में केवल हिंसा बचेगी, नफरत बचेगी, और यही बचेगी कि वो कविता के मर्म को न समझ पाए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताएं सदियों का संताप, बस अब बहुत हो चुका, अब और नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र लिखा, वो शिखर हैं। अब वो इस कविता के बहाने गांव गांव तक पहुंच रहे हैं और हम उसे ले जाएंगे। और हम चाहते हैं कि बराबरी की दुनिया बनाने के सामने ये सामंतवादी ठसक कैसे कह रही है कि मैं होता तो जवान खींचकर सभापति के आसन पे उछाल देता। माफ करें, अब इस देश में संविधान लागू है। अब ये देश कबीर को पढ़ेगा और सदन में पढ़ेगा, ये रविदास को पढ़ेगा, लोहिया को पढ़ेगा, गांधी को पढ़ेगा, अंबेडकर को पढ़ेगा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता भी पढ़ेगा। तो आनंद जी, मेरा क्लोजिंग कमेंट केवल इतना है कि ये एक वैचारिक संघर्ष है। एक विचारधारा में आप जय श्री राम का नारा लगाइए सदन में खड़े होकर, तब भी सब कुछ ठीक है। आप मुसलमान को आतंकवादी कह दीजिए, तब भी सब कुछ ठीक है। और कोई एक कविता पढ़ दे तो उसको नागवार गुजरता है। दरअसल ये दो वैचारिक छोर हैं। 2024 के भारत में अब ये तय होना है कि कौन सा वैचारिक छोर जीतता है, जो कविता को खत्म करना चाहता है, जो साहित्य को बैन करता है, जो अब कैसे पढ़ेंगे आप प्रेमचंद को, कैसे पढ़ेंगे निराला को, वो कान कुलंकार खा कल पत्तल में करे छेद, कैसे पढ़ेंगे आप निर्मला पुतुल की कविताओं को। ये एक विमर्श है आनंद जी, और मुझे लगता है कि राजनीति अब इतनी उथली होती जा रही है कि राजनीति में केवल उस संसद में सबसे ज्यादा अपराध के शिकार अपराधी बैठे हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। अगर कोई कविता पढ़ता है तो उस संसद को और बेहतर बनाता है। मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग आज इतने जागरूक हैं कि वो एक साथ खड़े होकर कहेंगे कि हमें ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जिसमें प्रतीक बिंब कविता ना हो, जिसमें साहित्य ना हो, जिसमें विमर्श ना हो। फिलहाल मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।